series and parallel combination of a spring. आपने 10वीं क्लास में पढ़े थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। पढ़े ही होंगे, सीरीज में और पैरेलल में जोड़ना रेजिस्टेंस को पढ़ा था। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप जब भी जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जिसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ते जाते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी हम स्प्रिंग भी ऐसे जोड़ेंगे, पहले एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग, फिर दूसरी स्प्रिंग, ऐसे एक के बाद एक के बाद स्प्रिंग जोड़ते जाओ, फिर ये तीसरी स्प्रिंग, फिर लास्ट में मास। ऐसे सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K1, K2, K3। तो हमें क्या निकालना है कि इन सभी स्प्रिंगों का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3 है। अगर इन सब तीन स्प्रिंग की जगह एक ही स्प्रिंग लगा दी जाए तो उसका जो K आएगा, K इक्विवेलेंट, वो क्या आएगा। ऐसे ही करते थे रेजिस्टेंस में भी, कि अगर तीनों का रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और तीनों को हटा के अगर एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो उसका R इक्विवेलेंट क्या आता है। किसी को याद है क्या आता है R इक्विवेलेंट तीनों का। अगर तीनों स्प्रिंग नहीं होती, रेजिस्टेंस होते, तो क्या आता है, याद है आपको। R1 प्लस R2 प्लस R3 आता कि नहीं आता। हाँ, स्प्रिंग में कैसे होगा वो देखते हैं। स्प्रिंग में जरूर नहीं, वैसा ही कुछ अलग होगा, देखते कैसा होगा, है ना। चलो, तो मान लो हमने नीचे एक मास टांग दिया, ये मास देखो टांग दिया, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, बढ़िया से। ये अब किस में है, अपने इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम में है भैया। तो सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम में है। नहीं बेटा, K1 प्लस K2 प्लस K3 नहीं होगा, देख लो, सुन लो पहले, है ना। तो सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम में आ गया। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये स्प्रिंग भी थोड़ा कुछ खिंची होगी, इस स्प्रिंग, दूसरी स्प्रिंग में भी थोड़ा खिंचाव आया होगा, और तीसरी स्प्रिंग में भी थोड़ा खिंचाव आया होगा। तीनों थोड़ा 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 खिंची होंगी। तो जैसे अगर मान लो इसकी नॉर्मल लेंथ, इसकी नॉर्मल लेंथ, तो यहाँ पे आता ब्लॉक, यहाँ पे था, लेकिन इक्विलिब्रियम में आने से वो इतना एक्स इक्विवेलेंट नीचे आ गया। ठीक है, तो मान लो कि पहली स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आया होगा वो मान लो x1 है, दूसरे में जो आया होगा मान लो वो x2 है, और तीसरे में जो आया होगा मान लो वो x3 है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों स्प्रिंग की जगह एक ऐसी स्प्रिंग लगानी है जिसपे अगर हम सेम मास को टांगे, सेम मास को टांगे, तो जब वो इक्विलिब्रियम में आए तो यहाँ पे जो उसका इलोंगेशन आए वो किसके बराबर हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 के। मतलब सेम इलोंगेशन आए, जितना उधर आया था उतना ही इधर आए। ऐसे ही तो निकालते हैं वहां पे भी, कि तीन रेजिस्टेंस की जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें कि जितना करंट उसमें आ रहा था उतना के उतना ही करंट इसमें आए, तो कितना आर इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो वही कुछ कंसेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम के क्या मान लेंगे, के इक्विवेलेंट, और यही तो हमें निकालना है, के इक्विवेलेंट किसके टर्म्स में, K1, K2, K3 के टर्म में। अरे ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम है ये, है ना। क्या है ये, इक्विलिब्रियम। चलो, तो मान लो इसमें इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम हमने सीखा ही कैसे आता है, कि नीचे जो फोर्स लग रहा होगा mg, और स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी ऊपर, कितना लगा रही होगी, k इक्विवेलेंट इंटू x इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ का k इक्विवेलेंट है और x इक्विवेलेंट है। इतना फोर्स लगा रही होगी, दोनों को बराबर कर देंगे, k इक्विवेलेंट इंटू x इक्विवेलेंट बराबर mg। तो यहाँ से x इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, mg अपॉन के इक्विवेलेंट। अरे आएगा कि नहीं आएगा। अब सेम हमें x1, x2, x3 यहाँ निकालने की, x1 कितना आएगा, x2 कितना आएगा, x3 कितना आएगा। तो देखो मैं बताता हूँ, नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, नीचे mg फोर्स लगेगा। ऊपर कितना लगेगा, ऊपर ये वाली स्प्रिंग लगाएगी, ये वाली स्प्रिंग खिंची होगी तो ये ऊपर फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी, K3x3 फोर्स लगाएगी ये, है ना। फिर यहाँ इस पॉइंट का एफबीडी बनाएंगे, तो ये वाली स्प्रिंग नीचे लगाएगी कितना, K3x3,
और ये ऊपर लगाएगी, कितनी लगाएगी ये फोर्स, K2X2। अब और ऊपर चले अपन, तो यहाँ कितना लगेगा, K2X2, और ऊपर कितना लगेगा इसमें, K1X1। वो स्प्रिंग खिंची होगी ऊपर वाली, तो वो इतना फोर्स लगाएगी। अब इन पॉइंट्स का किसी का मास तो है नहीं, सब मासलेस है, तो ये सारे सब कुछ बराबर हो जाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले नीचे देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में है तो mg बराबर K3X3। यहाँ से तो ये मिल गया mg बराबर K3X3, ठीक है। अब ऊपर चले तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, K2X2 बराबर K3X3। और थोड़ा ऊपर चले तो वहां से क्या मिल जाएगा, K1X1 बराबर K2X2। मतलब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बना, कि जब श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में स्प्रिंग्स लगी होंगी तो इनमें टेंशन बराबर होगी, हर स्प्रिंग की टेंशन बराबर होगी। देखो बराबर है, यहाँ पे टेंशन है, पहली वाली स्प्रिंग में टेंशन अगर K1X1 है तो दूसरे में K2X2 है, तीसरे में K3X3 है, और सब आपस में एक दूसरे से बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि सीरीज में क्या बराबर होती है, टेंशन बराबर होती है, हर स्प्रिंग को सेम टेंशन रहती है ना। खैर, अब हमें तो केवल क्या निकालना है, के इक्विवेलेंट निकालना है। चलो x1 x2 x3 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x3 कितना आ गया, यहाँ से x3 आ गया mg/K3, ठीक है। अच्छा, K3x3 बराबर mg है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो यहाँ पे x2 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, mg/K2, और यहाँ पे भी ये mg के बराबर ही है, तो यहाँ से मैं x1 बराबर लिख सकता हूँ mg/K1। तो यहाँ से mg/K1 मिल गया x1 बराबर mg/K1, x2 बराबर mg/K2, और x3 बराबर mg/K3, और यहाँ से x इक्विवेलेंट बराबर क्या मिल गया, mg/x इक्विवेलेंट। तो फाइनली हम जानते हैं x इक्विवेलेंट बराबर कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3। x इक्विवेलेंट में वैल्यू डाल देंगे x इक्विवेलेंट की, तो ये हो जाएगा mg/K इक्विवेलेंट। x1 में डाल देंगे तो हो जाएगा mg/K1, x2 में डाल देंगे तो mg/K2, mg/K3। तो mg से mg कट गया, कितना बचा, 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, और जितने भी होंगे उतने। ये फॉर्मूला बन गया सीरीज में जोड़ने का, जो कि किसके जैसा दिख रहा है आपको, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते थे तो ये आता था फॉर्मूला, लेकिन स्प्रिंग में किस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, ठीक है क्या। तो देखो डेरिवेशन उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप समझ जाओगे धीरे धीरे, और कुछ नहीं किया है, एक्स वो निकाल के एक्सटेंशन बराबर किया है। लेकिन अभी आपके काम की चीज क्या है, ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग को कैसा जोड़ा जाता है, जैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता था। अरे याद रखोगे कैसे, ठीक है क्या। हाँ, एक्स इक्विवेलेंट समझा दूं, एक्स इक्विवेलेंट समझा देता हूँ कि हमने इधर तीनों स्प्रिंग की जगह एक अकेली स्प्रिंग लगा दी, और उस स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए कि इनका जो एक्स है वो मिलके बराबर आए, तो उसी को तो के इक्विवेलेंट बोलेंगे। के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इन तीनों स्प्रिंग की जगह हम ये वाली स्प्रिंग लगा सकते हैं जिसका के ये वाला हो, तो जितना इनमें एक्सटेंशन आएगा उस उतना ही एक्सटेंशन इस वाली स्प्रिंग में भी आएगा। ये होता है इस तरीके से। तो ये कौन सा हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमें करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसमें स्प्रिंग्स पैरेलल में लगी होंगी, 1 2 3 मान लेते हैं। ये मास m लटका हुआ है, ये K1, ये K2, ये K3, और जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसी स्प्रिंग लगानी है जो सेम इफेक्ट पैदा करे जो ये तीनों मिलके कर रही है।
मतलब कि अगर जब ये मास इक्विलिब्रियम में आ गया तो देखो अब यहाँ पे क्या सेम रहेगा, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो टेंशन सेम थी, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या सेम रहेगा देखना, तो ये जो ब्लॉक है वो ऐसे ही रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, है ना। मतलब अगर ये ब्लॉक एक्स नीचे गया, अगर ये ब्लॉक एक्स नीचे गया तो ये वाली स्प्रिंग भी कितना खींचेगी एक्स, ये वाली स्प्रिंग भी कितना खींचेगी एक्स, ये वाली स्प्रिंग भी कितना खींचेगी एक्स। मतलब इसमें क्या आएगा टेंशन k1x, दूसरी वाले में कितना आएगा k2x, और तीसरी वाले में कितना आएगा k3x, और नीचे क्या लगेगा mg, है ना। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, mg बराबर ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं k1x प्लस k2x प्लस k3x, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ k1 प्लस k2 प्लस k3 इंटू x। सही बात है। अब मैं इस वाली स्प्रिंग पे आता हूँ, यहां से तो मुझे एक इक्वेशन मिल गई है ना। तो हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, एक्सटेंशन सेम रहेगा, एलोंगेशन सेम रहेगा, टेंशन अलग अलग रहेगी, सबकी अलग अलग तो है ही ना। देखो एक्स एक्स इंटू k1 तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, एक्स इंटू k2 कुछ अलग वैल्यू आएगी, एक्स इंटू k3 कुछ अलग वैल्यू आएगी, इस तरीके से। खैर इस वाले सिस्टम में इसका के इक्विवेलेंट मान लेते हैं और एक्स इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं, तो नीचे क्या लगेगा mg लगेगा और ऊपर क्या लगेगा के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट। अच्छा, तो यहां से mg बराबर कितना आ गया, यहां से हमें mg बराबर मिल गया, mg बराबर क्या मिल गया यहाँ पे के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट। अब एक्स इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो विस्थापन सभी का सेम है ना, एलोंगेशन सबका सेम है, इसमें भी एक्स हुआ है। तो हम एक ऐसी स्प्रिंग चाहते हैं जिसमें एलोंगेशन इतना ही हो, इतना मास टांगने पर, मतलब ये तीनों स्प्रिंग मिलके जो काम कर रही है वो स्प्रिंग यही काम करे। जैसे ये वाली तीनों स्प्रिंग मिलके इस मास को जब बैलेंस किया तो सबने एक्स 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 अपना वो किया, क्या बोलते हैं, एलोंगेशन। तो हम चाहते हैं कि ये जो स्प्रिंग है उसमें भी एक्स एलोंगेशन ही आए जब मास एम को टांगे, एक ऐसी स्प्रिंग हम चाहते हैं। तो यहां से क्या मिल गई, एम जी बराबर के इक्विवेलेंट टू एक्स, बस एम जी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, एम जी की वैल्यू यहाँ रख दी, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स बराबर k1 प्लस k2 प्लस k3 इंटू एक्स, एक्स से एक्स गया तो यहाँ आ गया के इक्विवेलेंट बराबर k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस सो ऑन, जितनी भी स्प्रिंग होगी सबका जुड़ जाएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला आ गया, जैसा कि रेजिस्टेंस में सीरीज के लिए आता है। तो यहाँ उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, याद रखोगे इसको। इक्विवेलेंट निकालने का हमारा मतलब यही होता है कि यहाँ तीन स्प्रिंग जो काम कर रही है वो अकेली स्प्रिंग कर दे, तो हमें एक ऐसी स्प्रिंग लगानी है जो इन तीनों के बराबर हो, वो वही काम करे जो तीनों मिलके कर रही हैं। ऐसा भाई तीनों मिलके इस मास m के ब्लॉक को बैलेंस कर रही हैं, तो हम ऐसी स्प्रिंग चाहते हैं जो इस मास m के ब्लॉक को बैलेंस कर दे, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने किसको बराबर किया, यहाँ पे हमने x को बराबर किया क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन सेम है, और यहाँ पे हमने क्या बराबर किया, यहाँ पे हमने टेंशन बराबर किया। टेंशन बराबर किया मतलब टेंशन बराबर होता है, ऐसे बोलो, टेंशन बराबर होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो एक के पीछे एक कनेक्टेड है, तो क्या बराबर है यहाँ पे, यहाँ पे क्या बराबर है, टेंशन बराबर है। और टोटल एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना आया, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो हमने एलोंगेशन भी यहाँ पे कितना रखा, x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पे टोटल एलोंगेशन कितना आया स्प्रिंग का, तो हर स्प्रिंग का x x x आया, मतलब x ही तो आया। ब्लॉक का एलोंगेशन देखते हैं अपन, ब्लॉक में यहाँ पे कितना एलोंगेशन आया x, तो यहाँ पे भी x ही आएगा। ऊपर वाले में ब्लॉक का एलोंगेशन कितना आया, देखो x1 तो ये ढीली हुई, x1 ये x2 ये ढीली हुई, x3 ये ढीली हुई, तो टोटल एलोंगेशन ऑफ द ब्लॉक कितना आया इक्विलिब्रियम, नॉर्मल लाइन से इक्विलिब्रियम के बीच में x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरीके से। तो ब्लॉक का एलोंगेशन सेम रहना चाहिए, तो तीन की जगह एक ऐसी स्प्रिंग लगाएंगे इस तरीके से जिससे ब्लॉक का एलोंगेशन सेम रहेगा और ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। चलो जल्दी करना है मैं थोड़ा, तो रीडिंग ऑफ S1 S2 S3 बताओ, इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी। चलो जल्दी से,
कैसे करेंगे? देखो नीचे कितना टेंशन लगेगा, इसमें कितना mg कितना लगेगा, नीचे 100, ठीक है, और टेंशन कितना आ जाएगा T, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में है, ऑब्वियस बात है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है ना, तो यहाँ से T बराबर कितना आ गया 100 न्यूटन। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर रस्सी सीरीज में लगी होती है, एक के पीछे लगी होती है, तो तीनों में क्या बराबर होती है, टेंशन बराबर होती है। यानी कि इस स्प्रिंग बैलेंस 1 की टेंशन, स्प्रिंग बैलेंस 2 की टेंशन, स्प्रिंग बैलेंस 3 की टेंशन, तीनों की टेंशन बराबर होगी। इसमें भी टेंशन T होगी, इसमें भी टेंशन T होगी, इसमें भी टेंशन T होगी, सेम रस्सी में तो कनेक्टेड है एक तरीके से, है ना। तो तीनों की टेंशन बराबर होगी तो तीनों की रीडिंग भी बराबर होगी। तो रीडिंग हम कितना लिख देंगे, S1 की रीडिंग, S2 की रीडिंग, S3 की रीडिंग बराबर होगी, और कितनी होगी, अब उसको आप 100/g kg भी लिख सकते हो, या 100 न्यूटन भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात कि स्प्रिंग की जो लंबाई है वो बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। लंबाई कैन इंक्रीज एंड कैन डिक्रीज। सही बात है, लंबाई को खींचोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, स्प्रिंग की खींचोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। और अभी मैं बात करूँ स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग, अच्छा स्प्रिंग को आप रोप भी कह सकते हो, मैं रोप ही बोलूंगा, वरना स्ट्रिंग और स्प्रिंग में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, स्प्रिंग बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग बोल रहा हूँ। तो मैं स्प्रिंग को तो स्प्रिंग बोलूंगा और इसको रोप बोलूंगा, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर रहे मामला। तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है, लेकिन जो रोप है, रोप की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है, और इसलिए हम कांस्टेंट मोशन इसमें लगा पाते हैं, ठीक है। दूसरा, जो स्प्रिंग फोर्स है वो सडनली चेंज नहीं होता है। द स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट चेंज सडनली, इट विल टेक टाइम। जैसे एक्स कम होगा धीरे धीरे, वैसे स्प्रिंग फोर्स कम होगा, एक्स जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा वैसे स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है -(k(x), स्प्रिंग फोर्स एक्स पर डिपेंड करता है, इसलिए स्प्रिंग फोर्स अचानक से चेंज नहीं हो सकता, अचानक से चेंज नहीं हो सकता, मतलब अचानक से नहीं बदल सकता, अचानक से नहीं बदल सकता। हाँ हाँ, एक कंडीशन इसमें कि वो स्प्रिंग साबुत रहनी चाहिए, मतलब अगर किसी ने स्प्रिंग को ही उड़ा दिया बीच में से, या स्प्रिंग के एक एंड से हटा दिया, तो फिर अचानक से उसमें टेंशन खत्म, उसमें अंदर का जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपने स्प्रिंग को काट दिया अगर, एक कंडीशन है बस, उस केस में अचानक से बदल जाएगा। कि बस एक केस है जिसमें वो अचानक से बदल सकता है, यदि स्प्रिंग को काट दें, स्प्रिंग को अगर काट दिया देन ये अचानक से बदल जाएगा। अचानक से बदल क्या जाएगा, मतलब जीरो ही हो जाएगा उस केस में, तो स्प्रिंग ही नहीं रही ना यार, स्प्रिंग से कोई चीज बंधी हुई थी, मान लो आपने स्प्रिंग को ही काट दिया बीच में से, तो अब स्प्रिंग बची क्या, अरे स्प्रिंग बची क्या, अगर आपने बीच में से स्प्रिंग को ही काट दिया तो स्प्रिंग बची क्या, अब जब स्प्रिंग ही नहीं बचेगी तो स्प्रिंग फोर्स कैसे बचेगा, है ना। तो और किसी भी सिचुएशन में जब तक उस स्प्रिंग को ही ना काट दिया जाए, उस स्प्रिंग को ही ना हटा दिया जाए, तब तक उसमें फोर्स कभी भी अचानक से परिवर्तित नहीं होगा, चाहे कोई भी सडन इंस्टेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो अचानक से चेंज नहीं होगा। लेकिन वही रोप, रोप में जो टेंशन होता है, टेंशन फोर्स जो रोप में आता है T, इट कैन चेंज सडनली, ये अचानक से चेंज हो सकता है, टेंशन फोर्स अचानक से चेंज हो सकता है, मतलब मैं बताता हूं, अचानक से चेंज हो सकता है। कैसे, जैसे अभी रोप में टेंशन है कुछ 10 न्यूटन है मान लो, अभी मैं कराऊंगा सवाल ऐसे, अचानक से किया तो 10 से मान लो अचानक से 100 हो गई, है ना, 10 से अचानक से 100 हो गई, बीच की जो वैल्यू है जैसे 11, 12, 13, 14, 20, 50, 100, वो वैल्यू आएंगी ही नहीं, वो 10 से डायरेक्टली 100 हो जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो 10 से 100 हो रहा है तो रास्ते में जितने भी पॉसिबल फोर्सेस हैं सब होगा, जैसे 10 के बाद 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ के 100 पे पहुंचेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये बहुत तेजी से हो जाएगा, ऐसा 10 से 100 होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं उसे, लेकिन 10 से 100 होने के लिए उसे बीच के सारे फोर्सों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं
एग्जांपल देके आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मान लो ये इंडिया है और ये यूएसए है ना। अब इंडिया से यूएसए जाना है, ठीक है। तो जैसे अपने पहले जो वो रहते थे भगवान वगैरह, उनके पास ऐसे शक्तियां होती थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यहाँ से गायब होते थे और सीधा यहीं प्रकट होते थे, याद है। बीच में क्या किया उनने कोई पता नहीं है, सीधा यहीं पे गायब और यहाँ पे प्रकट। जैसे मान लो, आप ऐसे मान लो कि रेस लगी है, अपने हनुमान जी और सुपरमैन में रेस लगी है ना, इंडिया से यूएसए जाने की, और सुपरमैन, ठीक है ना। अब सुनना, हनुमान जी तो क्या करेंगे, यहां से सीधा गायब होंगे और सीधा यूएसए में प्रकट होंगे। तो ये तो कौन सा हो गया, टेंशन फोर्स हो गया। पहले 10 था और अचानक से 100। अब सुपरमैन के पास क्या पावर है, सुपरमैन ऐसे गायब होकर प्रकट नहीं हो सकता। सुपरमैन के पास पावर है कि बहुत तेज जा सकता है वो, उसकी स्पीड लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा है। लेकिन उस बेचारे को पूरी डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुंचना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या। तो ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। तो वैसे ही स्प्रिंग फोर्स को अगर 10 से 100 न्यूटन होना है तो बीच के सारे फोर्स उसे देखने पड़ेंगे, बहुत तेजी से होंगे पर। लेकिन टेंशन के पास ये खास बात है कि वो डायरेक्टली 10 से 100 हो सकता है, सडन चेंज उसमें आ सकता है। अरे बात समझ में आई क्या। चलो, तो अब स्प्रिंग और स्ट्रिंग काटने वाले कुछ सवाल करते हैं अपन। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको टेंशन बताना है स्प्रिंग में और रोप में। पहले पहला सवाल करें, फिर दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, पहले पहला करें जल्दी से। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय, क्योंकि वो इतना ही सिंपल सवाल है। चलो, ये हो गया होगा। देखो कैसे करना है। तो भाई सब कुछ इक्विलिब्रियम में है तो मैं एफबीडी बना लेता हूँ। तो मैं पहला सवाल कर रहा हूँ। तो एफबीडी बनाया मैंने ऊपर वाले ब्लॉक का, ए का, इसका मास एम है, और नीचे वाले का एफबीडी बनाया जिसका मास एम है, बी नाम है इसका। तो नीचे कितना लगेगा इसमें, एम जी, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। ठीक है भाई, ओके। अब ऊपर वाले का एफबीडी बनाया तो नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा नीचे, और नीचे वाली रस्सी भी नीचे खींचेगी तो टेंशन भी लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। और स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो टेंशन आएगी वो आएगी, है ना। अब फोर्स बैलेंस करा दूंगा तो यहाँ से क्या मिल गया, टी बराबर एम जी। और यहाँ पे मैं कराऊंगा तो क्या मिलेगा, स्प्रिंग फोर्स बराबर टी प्लस एम जी। तो टी एम जी है तो ये हो गया 2 mg। मतलब स्प्रिंग में टेंशन कितनी आ गई, 2 mg। और रस्सी में टेंशन कितनी आ गई, एम जी। बड़ा ही सिंपल है, ये तो हो गया। अब दूसरा सवाल करते हैं। अच्छा, जब भी आप दूसरा सवाल करना आएगा आपके लिए, जब भी आगे आप करोगे दूसरा सवाल, तो पहला आपको करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे दूसरा सवाल क्या है कि इफ स्ट्रिंग इस काट दी जाती है, स्ट्रिंग को काट दिया जाता है, तो बताओ ए ब्लॉक का और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। तो जब भी ये सवाल आएगा काटने पीटने वाला, स्ट्रिंग को काट दिया मतलब रोप को काट दिया या स्प्रिंग को काट दिया, तो हमेशा आपको पहले इक्विलिब्रियम में उन पे फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। अब मेथड क्या है दूसरा सवाल करने का, ध्यान से देखना। तो दूसरे सवाल में क्या किया है, दूसरे सवाल में क्या किया है कि रोप को काट दिया गया है ना। तो जैसे ही रोप को काटा जाएगा, ध्यान से देखना, मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या बताया था, पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं। हाँ, कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो अचानक से नहीं बदलता है, पर हाँ, टेंशन फोर्स जो होता है रस्सी में, रोप में, वो अचानक से बदल सकता है। स्प्रिंग में फोर्स केवल एक ही परिस्थिति में अचानक से बदलता है, जब उसको काट दिया गया हो। तो यहाँ पे क्या स्प्रिंग को काटा है कि रोप को काटा है, बताओ। रोप को काटा है कि स्प्रिंग को काटा है, बोलो। यहाँ पे हमने रोप को काटा है ना। हाँ, रोप को काटा है। तो अब मैं एफबीडी बनाता हूँ फिर से एफबीडी बनाता हूँ ऊपर वाले ब्लॉक का और नीचे वाले ब्लॉक का, ए का और बी का। तो देखना, अब बी का एफबीडी देखना, अब इसका एफबीडी देखना, इस वाले का।
तो इसमें बेचारे में ऊपर रस्सी काट दी, तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, केवल नीचे फोर्स लग रहा है एक mg। ऊपर कुछ बचा क्या? नहीं, रस्सी तो थी जो निपटा दी हमने। तो इसमें केवल नीचे फोर्स लग रहा है क्या? mg। अब ए पे चलते हैं। ए पे नीचे mg तो लग ही रहा होगा। अच्छा, ए पे पहले नीचे टेंशन भी लग रही थी, अब लगेगी क्या टेंशन? नहीं, रस्सी ही नहीं है तो टेंशन कैसी? अच्छा, ऊपर पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, क्या अब लगेगा क्या स्प्रिंग फोर्स? हाँ, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। कितना लगेगा ये सवाल है, कितना लगेगा? कौन बताएगा स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? सेम लगेगा। वेरी गुड, सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि स्प्रिंग फोर्स तो चेंज ही नहीं होता है अचानक से। ऐसे थोड़ी रस्सी कटी तो रस्सी कटने के तुरंत बाद वाली बात है। इफ स्ट्रिंग इज कट देन फाइंड एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर निकालना है, उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग काटने के, रोप काटने के जस्ट बाद अगले मोमेंट पे जैसे काटा वैसे ही उस वक्त की बात है। हाँ, उसके बाद तो फिर पता नहीं स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, स्ट्रिंग काटने के जस्ट बाद, रोप को काटने के जस्ट बाद ये फोर्स 2mg रहेगा। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है ये इक्विलिब्रियम में तो रही नहीं। अब देखो ये बेचारा जो मास m का ब्लॉक है b, इस पे तो बस नीचे ही लग रहा है फोर्स mg, है ना। तो एफ नेट बराबर एम ए लग देंगे इस पे। एफ नेट बराबर एम ए, तो नेट फोर्स कितना हो गया इसका? एम जी हो गया नीचे की तरफ, एम ए। तो ए बराबर कितना आ गया इसका? जी आ गया किधर? नीचे की तरफ। अरे आया क्या? और इस वाले में देखो, इस वाले में साफ साफ दिख रहा है ऊपर 2mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। तो 2mg माइनस mg बराबर एम ए। तो इसका कितना आ गया? जी। लेकिन इसका किधर आ गया? ऊपर की तरफ आ गया। इस तरीके से पूछो, मेरे को पता है, पूछो। ये क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग को जस्ट काटने के बाद एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो क्या करना है, पहले हमें इक्विलिब्रियम में डायग्राम बना लेना है ना। इक्विलिब्रियम के केस में डायग्राम बना लेना है, वो बनाना ही पड़ेगा। चलो, इक्विलिब्रियम केस में मान लो सब चीज इक्विलिब्रियम में, तो ए का एफबीडी और बी का एफबीडी हम बना लेते हैं। तो बी पर नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, और ए पर नीचे लगेगा 2mg और नीचे लगेगा स्प्रिंग फोर्स और ऊपर लगेगा टेंशन। इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा, है ना। अब यहां से हम इक्विलिब्रियम में हैं तो हम यहां से फोर्सेस निकाल सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया? mg। और यहां से स्प्रिंग फोर्स mg डाल दिया तो t कितना आ गया? 3mg। ठीक है भाई, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम में। अब जब स्ट्रिंग को काट दिया, रोप इज कट। ठीक है, अब बनाएंगे हम एफबीडी फिर से, ए का एंड बी का। देखना ध्यान से ना। तो क्या होता है, जैसे आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं कॉन्सेप्ट। जब भी रोप को काटा जाता है या कुछ भी किया जाता है, तो जो इसको काट दिया वो तो खत्म ही हो जाती है चीज, है ना। जैसे यहाँ स्ट्रिंग को काट दिया तो इसका तो वजूद ही खत्म हो गया, है ही नहीं। लेकिन स्प्रिंग फोर्स की खासियत है कि उसका स्प्रिंग फोर्स अचानक से नहीं बदलता है। जस्ट आफ्टर स्प्रिंग फोर्स वही की वही रहेगा। तो आप अगर एफबीडी बनाओगे तो इस बात का ध्यान रख सकते हो। तो बीप का एफबीडी बनाया, मास m है तो नीचे mg लगेगा और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलेगा तो mg ही लगेगा। इसका मास 2m है तो नीचे 2mg लगेगा, और इसमें ऊपर तो कुछ है नहीं, अब टेंशन खत्म हो गई, नीचे स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा था तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा? जितना है, यानी कि mg। इस तरीके से तो ये हो गया। अब तो बस आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें तो ऊपर भी mg लग रहा है, नीचे भी mg लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 ही आ गया। मतलब ये वहीं की वहीं है ना। लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसमें नेट फोर्स नीचे कितना हो गया? 3mg और एफ नेट बराबर एम ए। तो ये ए बराबर कितना आ गया? 3g/2 नीचे की तरफ। ये आंसर हो गया। बोलो क्या दिक्कत है? तो ये वाला सवाल करना है आपको। इस बार इस तरह से सिस्टम है, एक स्प्रिंग है, फिर मास m, फिर एक रोप है, फिर मास m, फिर एक स्प्रिंग है, फिर मास m। नीचे वाली स्प्रिंग को काटने के जस्ट बाद तीनों के एक्सेलरेशन बताने। देखते कौन बताता है।
हाँ जी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए डायग्राम मैं बना देता हूँ। तो ये हो ए, ये बी, ये सी। तो सी से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे हो गया mg, ऊपर लगेगा, इसको स्प्रिंग फोर्स 1 कह देते हैं, इसको स्प्रिंग फोर्स 2 कह देंगे। तो ये हो गया FS1। ठीक है, अब बी पे चलते हैं। बी पे नीचे लगेगा mg, बी पे नीचे लगेगा FS1 और बी पे ऊपर लगेगा टेंशन T। अब ए पे चलते हैं। ए पे नीचे लगेगा mg, ए पे लगेगा नीचे टेंशन T और ए पे ऊपर लगेगा FS2। अब बराबर कर दो, इक्विलिब्रियम है ना। तो यहाँ से FS1 बराबर mg आ गया, तो यहाँ से T बराबर 2mg आ गया, तो यहाँ से FS2 बराबर 3mg आ गया। अब हमने स्प्रिंग को काट दिया, ठीक है भाई, काट दिया, कट। तो अब फिर से एफपीडी बनाते हैं तीनों का, ए बी सी। ठीक है, अब जब स्प्रिंग सी को काट दिया हमने, ये स्प्रिंग को निपटा ही दिया, इसका वजूद ही खत्म, तो है ही नहीं अब इसके फ्रिक्शन, सॉरी फ्रिक्शन नहीं, इसके फोर्स की टेंशन ही नहीं है, मतलब ये फोर्स बचा ही नहीं है, तो खत्म हो चुका है ही नहीं। जीरो भी नहीं है, मतलब है ही नहीं ना ये, तो फिर जीरो किस बात का, है ही नहीं, तो था ही नहीं, मतलब स्प्रिंग ही नहीं है, तो निपट गई। ठीक है, तो ये केवल नीचे क्या आया, mg, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना। अब बी पे चलते हैं। बी पे नीचे केवल mg रह गया, पहले क्या था, FS1 मतलब खत्म हो गया कुल मिला के, आपको FBDO से FS1 को हटा देना है। लेकिन ऊपर जो टेंशन है, अब वो टेंशन पुराना वाला टेंशन नहीं रहेगा, इसको T डैश मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात समझने वाली है। हमने बोला था टेंशन बदल जाता है अचानक से, कटने के जस्ट बाद टेंशन कुछ और हो जाएगा, कुछ और ही हो जाएगा, है ना, कुछ और ही ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ए का एफबीडी बनाते हैं। ए पे नीचे कितना लगेगा, mg, नीचे टेंशन कितना लगेगा, T नहीं लगेगा, T डैश लगेगा, और ऊपर जो फोर्स लगेगा FS2 वो तो सेम ही लगेगा जो पहले लग रहा था, क्योंकि फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता है, स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलेगा, स्प्रिंग फोर्स अचानक से नहीं बदलता है, लेकिन टेंशन तो बदल जाता है भाई साहब, इस तरीके से। तो अब हमें निकालने एक्सेलरेशन। तो ये तो बहुत आसान हो गया, कैसे, देखो सी वाले के पास तो केवल नीचे ही है mg, तो इसका एक्सेलरेशन तो नीचे हो गया g, तो a बराबर g नीचे की तरफ। ये तो सिंपल सा हो गया। अब आप जब आप इनको देखोगे ए और बी को, तो ए और बी तो सेम रस्सी से कनेक्टेड हैं, तो इनका जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे सेम रस्सी से कनेक्टेड है, सेम रस्सी, तो रस्सी से जो कनेक्टेड होते हैं उनका एक्सेलरेशन सेम आता है, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक। तो अगर इसका एक्सेलरेशन मैं ऊपर मान लू a, तो इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर हो जाएगा a। तो यहाँ इक्वेशन लिखूंगा मैं, T डैश माइनस mg, मास तो m ही है ना, हाँ, T डैश माइनस mg बराबर ma। और यहाँ इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, 3mg माइनस T डैश माइनस mg बराबर ma। बस T डैश की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें डाल दो, या दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को आप आपस में जोड़ोगे तो T डैश T डैश कट जाएगा, ये बन जाएगा 3mg माइनस mg, तो ये बन जाएगा mg बराबर ma। तो ये g बराबर a आ जाएगा ऊपर की तरफ, इस तरीके से देख लो। जोड़ने में हमने ये जोड़ने में हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे 2ma आएगा। अरे जोड़ोगे ना तो उधर 3mg माइनस mg, तो ये तो आ जाएगा mg, और इधर ma प्लस ma 2ma, तो कितना आ जाएगा, g/2 आ जाएगा। अब ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो ये किस किस का एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का और बी का एक्सेलरेशन, मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ आ गया g/2, और इसका एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ g, काटने के बाद। देखो कितना सिंपल है ना। तो छद्म बल की पूरी कहानी को समझने से पहले, ये तो वैसे एक लाइन का फोर्स है कि छद्म बल ये होता है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि ये क्यों लगा, क्या है छद्म फोर्स, इसका नाम ऐसा क्यों हुआ सूडो। जैसे अब तक ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ रहे थे कि भाई उनके उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से नाम थे, लेकिन ये सूडो क्या नाम हुआ किसी का, फेक फेक फोर्स है ना। तो क्यों पड़ा इसका नाम, देखो ये असली फोर्स नहीं है,
तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा पहले, थोड़ी पुरानी कहानी में। तो हुआ ये था कि न्यूटन जी ने अपना फॉर्मूला दिया। न्यूटन ने बोला एफ नेट बराबर होता है ma, ठीक है। लेकिन उन्होंने साथ में कुछ कंडीशंस भी दी कि ये फॉर्मूला एफ नेट बराबर ma केवल आप तभी यूज कर सकते हो जब एफ नेट बराबर ma केवल आप तभी यूज कर सकते हो जब ऑब्जर्वर यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो आपने पढ़ा था याद है, रिलेटिव मोशन में पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर का फ्रेम। तो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में हो वो इनर्शियल फ्रेम में हो। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ, एक लाइन की बात है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब है एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0। फ्रेम मतलब जैसे ऑब्जर्वर रुका हुआ हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, तो उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अगर ऑब्जर्वर यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एक ऐसा फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, आपको पता ही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या रुका ही हो, मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब दो केस हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट पे ही हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो अगर वेलोसिटी नियत होगी, कांस्टेंट होगी, उस केस में भी हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन तो 0 है, तो उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन ने हमें बताया कि जो मैंने फॉर्मूला दिया है वो केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए ही वैलिड है। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? और अभी तक हम ऐसा ही तो कर रहे थे, हमने जितना भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, हमने जो भी पढ़ा, उसमें कभी भी हमने ऑब्जर्वर को चलाया नहीं। ये नहीं बोला कि ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेशन से भाग रहा है या किसी बाइक पे बैठ पे भाग रहा है। हमने जस्ट अपनी चेयर पे बैठ के आराम से सवाल सॉल्व किए, आराम से एफबीडी बनाया, राइट। पर अब बात ये आती है कि क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, यानी कि जब ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो, मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं हो, मतलब ऑब्जर्वर यानी कि आप जो सवाल सॉल्व कर रहा है वो मान लो भागते हुए सवाल सॉल्व करे, दौड़ते हुए सवाल सॉल्व करे, किसी एक्सेलरेशन में सवाल सॉल्व करे, तो क्या वो सवाल सॉल्व नहीं कर सकता? क्या वो एफ नेट बराबर ma नहीं लगा सकता? न्यूटन से पूछा गया कि क्या नहीं लगा सकते आप? तो उसने बोला कि हाँ, नहीं लगा सकते, पर एक सॉल्यूशन है। नहीं लगा सकते डायरेक्टली, तो नहीं लगा सकते जैसे अब तक लगाते आए हो वैसे नहीं लगा सकते, लेकिन एक सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन क्या था? बोले अगर आप लगाओगे तो आंसर गलत आएंगे, चाहे लगा के देख लो, आप लगाओगे आंसर गलत आएंगे। अभी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, है ना। एक सॉल्यूशन था सूडो फोर्स, कि आपको अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में मेरी इक्वेशन लगानी है, न्यूटन बोल रहा है अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में मेरी इक्वेशन लगानी है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं हो, तो आपको सूडो फोर्स का यूज करना पड़ेगा, सूडो फोर्स साथ में लगाना पड़ेगा। ये एक छदम बल है, ये असली फोर्स नहीं है, बस फीलिंग वाला फोर्स है। ये आपको लगाना पड़ेगा, तब आपके आंसर सही आएंगे, अदरवाइज आपके आंसर गलत आएंगे। तो जैसे हर फोर्स का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स था mg, स्प्रिंग फोर्स था -kx, वैसे ही जो ये रहेगा सूडो फोर्स, इसका भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखो, एफ सूडो बराबर एफ सूडो बराबर माइनस ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जर्वर नहीं, ऑब्जेक्ट, जान की जिसके एक्सेलरेशन की बात कर रही थी वो ऑब्जेक्ट, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर
यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हिंदी में लिख देता हूं दर्शक। तो अभी तक तो देखो जीरो आ रहा था, क्यों? अभी तक दर्शक रुका हुआ था क्योंकि दर्शक का एक्सेलरेशन जीरो था, तो यहाँ पे आप जीरो पुट कर रहे थे, तो सूडो फोर्स जीरो आ रहा था। ठीक है, इसलिए अभी तक आपको पता ही नहीं लगा कि ये लग भी रहा है, राइट? तो बेसिकली सूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये क्या है? इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मैथमेटिकल करेक्शन है जो न्यूटन ने दिया था। अगर उसका फॉर्मूला नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा तो उसने बोला एक मैथमेटिकल करेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो ये एक मैथमेटिकल करेक्शन था। उससे फिर, हाँ, इससे फिर सब सही सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सूडो फोर्स को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये एक तरह से रियल फोर्स नहीं है, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता है। ये रियल फोर्स तो है नहीं, तो एक्शन रिएक्शन पेयर केवल रियल फोर्स का होता है। तो डज नॉट एग्जिस्ट एक्शन रिएक्शन पेयर। इसके एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो सूडो फोर्स कैसे लगेगा? जैसे मान लो, आपको एग्जांपल देके मैं समझा दूं कि एक गाड़ी है, वो गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे चल रही है। मतलब इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर कोई एक आदमी बैठा है, दर्शक। तो यहाँ पे दर्शक का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है 5 न्यूटन का, है ना? और इस पर कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छे से ले लेते हैं बड़े पेज में, है ना, इस तरीके से। अच्छा, इसको फोर्स को मैं अच्छे से और समझा दूं थोड़ा। तो फोर्स क्या है? देखो, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जर्वर का, उसके अपोजिट लगेगा। तो जो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स यानी छद्म बल, दर्शक के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दर्शक यानी ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ओपोजिट डायरेक्शन में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, देखो यहाँ साफ साफ माइनस लगा रखा है। माइनस का मतलब क्या है कि जो एफ नेट होगा, एफ नेट नहीं, जो एफ सूडो होगा वो माइनस ऑफ एक्सल, मास का तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे हम लगा रहे हैं तो उसका तो मास, और ऑब्जर्वर जो उसे देख रहा है उसका एक्सेलरेशन, और फिर माइनस। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर उसे देख रहा है उसके एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अब ये सवाल मैं करके दिखाता हूँ आपको कि क्या अंतर आएगा। दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक लड़का यहाँ खड़ा है इस गाड़ी पे जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, और इसको बोल देते हैं अपन लड़का नंबर 2। और एक लड़का खड़ा है हमारी तरह ग्राउंड पे का बैठा है आराम से। ठीक है, हाँ, अब ये मत बोल देना कि सर एक गाड़ी आएगी तो इस लड़के को कुचल देगी, है ना, नहीं कुचलेगी वो। ठीक है, वो साइड में खड़ा है थोड़ा। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को टेंशन तो नहीं हो रही इस बच्चे की? हाँ, फिर ठीक है, नहीं कुचलेगा, वो साइड में खड़ा है, वो समझदार है ना, अपने जैसा है वो, समझदार बच्चा। वो साइड में हो जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी आगे। ओके, तो यहाँ पे दो बच्चे खड़े हुए हैं। एक तो ये खड़ा हुआ है ग्राउंड पे अपनी तरह आराम से अपनी सीट पे बैठा है और मजे से इस ब्लॉक के ऊपर लगे हुए फोर्स को देख रहा है। और दूसरा है ये आदमी जो भगवान जाने किस चीज के ऊपर चढ़ के आ रहा है, जो चीज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले, अब देखना ध्यान से, मैं ही कर रहा हूँ पूरा सवाल, हवड़ दबड़ मत करना। पहले ऑब्जर्वर 1 के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ। तो क्या ऑब्जर्वर 1 के लिए इस पे सूडो लगेगा? 5 न्यूटन पे क्या सूडो लगेगा? ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या 5 न्यूटन पे सूडो लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो एक इनर्शियल फ्रेम में है, इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। ठीक है, अच्छा अब बताओ, ये ऑब्जर्वर इस 5 न्यूटन वाले ब्लॉक को देख रहा है, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस इसे दिखेंगे? बताओ, इसको देख रहा है ये, तो जो फोर्सेस दिखेंगे बस वही लगाने हैं। तो कौन कौन से दिखेंगे? इसके ऊपर दिखेगा एक 10 न्यूटन का फोर्स इस तरीके से, है ना? अरे दिखेगा, और बस यही दिखेगा, और तो कुछ दिखेगा नहीं। अब इक्वेशन लगा देंगे अपन, एफ नेट बराबर एम ए,
तो लिख देंगे 10 बराबर 5 इंटू ए। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यही काम ये बस पे चढ़ा आदमी करेगा, मतलब वही एफबीडी बनाएगा और इसका एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेगा, तो क्या आएगा बताओ। तो अभी मैं केवल सूडो की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन नहीं निकालते अपन, है ना, केवल सूडो की बात कर रहा हूँ। तो पहले वाले केस के लिए अभी मैं सूडो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नहीं तो तुम है ना गड़बड़ कर दोगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले वाले ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक पर कोई सूडो नहीं लगेगा। पहले वाले ऑब्जर्वर के लिए जो एफबीडी बनेगा ब्लॉक का वो नॉर्मल बन जाएगा, हमेशा की तरह जैसा बनता आ रहा है। ठीक है क्या, केवल इतना ही रखते हैं। अभी अगले सवाल में आपको बताऊंगा मैं क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। ठीक, चलिए। और अगर दूसरे वाले आदमी के लिए मैं अगर एफबीडी बनाऊंगा 5 न्यूटन की, तो कैसे बनेगी बताओ। देखो, अब ये जो आदमी है ये इस ब्लॉक को देख रहा है, ये खुद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है ना। अब आप देखोगे कि अच्छा, तो इस पे क्या होगा, आगे की साइड 10 न्यूटन तो लगेगा ही, तो जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो तो लगेंगे ही। और भी लगा देता हूं चलो, इस पे नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, वो तो इसमें भी लगेंगे, नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा। और कोई फोर्स बताओ, और कोई फोर्स पहले वाले के लिए और कोई फोर्स लगते क्या, बस ये 3 ही लगते ना। तो दूसरे वाले के लिए भी ये 3 तो लगेंगे ही लगेंगे, 3 तो लगेंगे ही लगेंगे। और एक चौथा भी आ जाएगा, एक चौथा भी आ जाएगा। कौन सा आएगा बताओ, नाम क्या है उसका। नाम क्या है उसका, सूडो भी आ जाएगा, राइट। चौथा भी आ जाएगा सूडो। अब बताओ किधर लगेगा सूडो और कितना लगेगा, मुझे आपसे आंसर चाहिए। सूडो किधर लगेगा और कितना लगेगा, आप लोग बताओ। ठीक है, तो पलक ने आंसर दे दिया है और आंसर सही भी है, बाकी लोग भी आंसर दें। सूडो किधर लगेगा और कितना लगेगा। सूडो फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा। तो जाओ वापस फॉर्मूले पे जाओ। फॉर्मूला क्या था सूडो फोर्स का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ध्यान से, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में लगेगा। तो बताओ मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है यहाँ पे 5, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर कितना है, कितना है 2, और इसकी विपरीत दिशा यानी कि ये वाली दिशा, तो ऐसे लगेगा 10। तो ये लग गया सूडो फोर्स। अरे बात समझ में आई। तो एक लिफ्ट है, उसके अंदर मास टंगा हुआ है रस्सी से, ऑब्जर्वर, 2 ऑब्जर्वर हैं, एक तो अंदर बैठा हुआ है और एक बाहर बैठा हुआ है, ये बाहर वाला ये अंदर वाला, और लिफ्ट पूरी ए से ऊपर जा रही है। आपको ये बताना है कि इस रस्सी में टेंशन क्या होगी। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द रोप, रोप में टेंशन बतानी है, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑब्जर्वर को कितनी दिखेगी टेंशन वो बताना है, और सेकंड वाले ऑब्जर्वर को टेंशन क्या दिखेगी वो बताना है। क्या दोनों को सेम दिखेगी, क्या दोनों को अलग अलग दिखेगी, किसको ज्यादा दिखेगी किसको कम दिखेगी। चलो करो, ये मैं करता हूं, ठीक है, पूरा करना है ना एक बार। तो सभी लोग इधर ध्यान दें। तो मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं कि जो फोर्स है, फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है देखो, अरे भाई ये लिफ्ट जा रही है ना, ध्यान से सोचना है ना, बहुत सोचने वाली बात है इसमें, करना कुछ नहीं है, करना तो एक लाइन का है। लिफ्ट जा रही है एक्सेलरेशन ए से, ठीक है, लिफ्ट में एक रस्सी से ब्लॉक बंधा हुआ है,
अब आप मेरे को कॉमन सेंस से बताओ, अगर कोई बाहर से आदमी इस रस्सी को देखेगा और अंदर से कोई आदमी इस रस्सी को देखेगा, रस्सी को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? रस्सी में तो जो टेंशन है वही रहेगी ना, चाहे कोई अंदर से देखे चाहे कोई बाहर से देखे। बोलो, तो क्या फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। अरे रस्सी में तो जो टेंशन होगी, जितनी टेंशन उसमें है उतनी रहेगी। अब कोई इंसान बाहर से उसे देखे अंदर से उसे देखे, क्या फर्क पड़ रहा है? रस्सी में जितनी टेंशन है उतनी तो रहेगी रहेगी टेंशन। हाँ भाई, वेलोसिटी वगैरह में फर्क पड़ जाएगा। जैसे अंदर से, जैसे पहले बाहर वाला देखो, बाहर वाला आदमी जब इस मास को देख रहा है तो ये मास इसे एक्सेलरेशन ऊपर ए से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अंदर से कोई आदमी इस मास को देख रहा है तो ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो उसके सामने कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम में खड़ा है। बोलो, ये बात तो सही है ना? आप सोचो, आप लिफ्ट के अंदर हो और एक मास ऐसे टंगा हुआ है, तो लिफ्ट, तो क्या मास ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा क्या आपको? नहीं देगा, वो तो आपकी आंखों के सामने टंगा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है वो तो आपके लिए, है ना? लेकिन रस्सी में जो टेंशन होगी वो तो सेम होगी। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज हाँ या ना में जवाब दें आप। जिसको समझ में आ गया वो हाँ बोले। अच्छा, दोबारा बोलता हूँ कि इस वाले आदमी को, ऑब्जर्वर वन को, क्या ये ब्लॉक एम ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखाई देगा या नहीं देगा? बताओ। देगा बिल्कुल, जाते हुए ऊपर, क्योंकि वो बाहर से देख रहा है। और कोई अगर लिफ्ट में ही खड़ा है और उस वो आदमी इस ब्लॉक को देख रहा है, तो क्या इसे ये ब्लॉक ऊपर ए से हुए जाता दिखाई देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन क्या रस्सी में जो टेंशन है वो बदल जाएगी क्या दोनों आदमी देख के देखने से? ये देख रहा है ये देख रहा है, क्या टेंशन बदल जाएगी क्या? नहीं, टेंशन थोड़ा ना बदलेगी, टेंशन तो जितनी है उतनी है। मतलब टेंशन का आंसर तो इसमें और इसमें सेम आएगा, ठीक है? अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, बस यहीं पे आप समझ लो, फिर आपको शुरू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला मैं ऑब्जर्वर वन के लिए करके दिखाता हूँ। तो एफबीडी बनवा दो मुझे कृपया करके कि ऑब्जर्वर वन जब मास एम को देख रहा है तो नीचे कितना लगेगा? एम जी। ऊपर कितना लगेगा? टेंशन टी। और ये ब्लॉक जो मास एम का है, इस ऑब्जर्वर वन को कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ए एक्सेलरेशन से। तो इक्वेशन क्या बन गई? टी माइनस एम जी बराबर एम ए। तो टी कितना आ गया? एम जी प्लस एम ए। आ गया कि नहीं आया टी? बता दो, आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मैं कर रहा हूं दूसरे वाले ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर टू। कोई इसके लिए एफबीडी बनवा दो मुझसे। मास एम है तो एम जी नीचे लगेगा। हाँ लगेगा। ऊपर टेंशन लगेगा। हाँ टेंशन लगेगा। एक्सेलरेशन होगा क्या? एक्सेलरेशन दिखेगा क्या इसको? क्या ऑब्जर्वर टू को मास एम का एक्सेलरेशन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। मतलब अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिए ये जो मास एम है ये किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। अरे बोलो, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो क्या यहाँ से टी बराबर एम जी आ गया क्या? तो इसका मतलब तो ये गलत हो गया ना। अभी अभी तो हमने बोला कि टेंशन अलग नहीं हो सकता। क्या भूल गए हम? बताओ, कुछ भूल गए क्या लगाना? आंसर अलग कैसे आ रहा है? इधर टी बराबर एम जी प्लस एम ए आ रहा है, इधर टी बराबर एम जी आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ भूल गए क्या? देखो ध्यान से, कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं बताओ? सर ये वाला जो ऑब्जर्वर है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। मतलब ये वाला जो ऑब्जर्वर है वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो न्यूटन ने बताया था कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा तो इसका सूडो आएगा। अब सूडो कितना होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर विपरीत दिशा में। तो यहाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले सबसे बताओ, ऑब्जर्वर की दिशा किधर है? एक्सेलरेशन की ऊपर है। तो सूडो किधर आएगा? सूडो नीचे आएगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जर्वर के मास से मतलब नहीं है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका आप एफबीडी बना रहे हो एम,
और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर ए। अब आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स तो बैलेंस होंगे, तो T बराबर कितना आ जाएगा, mg प्लस ma। सेम आंसर आ गया कि नहीं आया? सेम आंसर आ गया। देखो देखो सेम आंसर आ गया इस तरीके से। तो सूडो लगाने से सेम आंसर आ गया ना, सूडो नहीं लगा रहे थे तो आंसर गलत आ रहा था। तो ये तो न्यूटन ने बोला कि आदमी तो चल रहा है, एक्सलेशन ये सॉरी ऑब्जर्वर के पास एक्सलेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो तुमने डायरेक्टली इक्वेशन कैसे लगा दी मेरी? डायरेक्टली नहीं लगा सकते, अब आपको सूडो लगाना पड़ेगा, तब आंसर सेम आ जाएगा, मतलब टेंशन सेम आ जाएगी। टेंशन तो सेम आनी ही चाहिए थी। बात समझ गए? चलो आज हम यहीं तक रख रहे हैं, और जो डाउट है एक आध वो सॉल्व कर लेते हैं।